Hello students, you are most welcome to Chemistry My Dream, and once again I am here with the chapter 7, alcohols, phenols and ethers. In my last discussion, preparation, properties and uses of alcohol I have completed. तो जैसा कि फिर फेनॉल्स और ईथर्स के लिए ये देखिए प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ फेनॉल, ठीक है। तो अल्कोहल के लिए जो कुछ भी हमने आपको पढ़ाया हुआ है, बल्कि प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, यूजेस तो हुआ ही है, उसके पहले भी आपको हमने डिफरेंट टाइप्स का अल्कोहल दिया हुआ है, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक यानी पॉलीहाइड्रिक, इस तरह से हमने आपको बहुत कुछ अल्कोहल्स के बारे में दिया हुआ है। तो वो तो फेनॉल्स के लिए भी हुआ है और ईथर्स के लिए भी हुआ। अब हम लोग चलते हैं फेनॉल के प्रिपरेशन में। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ऑफ फेनॉल। चलिए, फेनॉल के लिए सबसे पहला प्रिपरेशन जो हमारा होगा, जो ऑलरेडी हम हैलो एल्केन्स में डिस्कस कर चुके हैं, वो है डाउस प्रोसेस। तो जो डिस्कस कर चुके हैं उसमें जो है ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो डाउस प्रोसेस के लिए हम लोग क्या किए हैं, हम लोगों ने कोई हेलोएरिन लिया हुआ है। देखिए, यही आपका मान लीजिए क्लोरोबेंजीन है, प्लस NaOH जो एक्वस हम लोग लेते हैं, और वो नियरली 6 to 8% होता है, ठीक है। तो ये, लेकिन इसमें एक चीज़ ज़रूरी है, टेम्परेचर और प्रेशर का मेंटेन करना। 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है हम लोग यूज़ करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये कंडीशन मेंटेन ना करें तो ये फिर ये रिएक्शन इसके साथ नहीं होता है, ये भी हम लोग जानते हैं। तो ये क्या करता है, आपको सबसे पहले यहाँ पर बनाएगा, देखिए सोडियम फिनेट बनता है, ONA, और बाकी जो यहाँ देख रहे हैं HCl निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं -HCl, ये निकल जाता है। और फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं या फिर एसिडिफिकेशन करते हैं। तो आपका जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या बन जाता है, फेनॉल बनता है, ठीक है। तो ये फेनॉल है। तो इस तरह से डॉस प्रोसेस को हम लोगों ने रिपीट कर दिया है ना। तो ये और भी अच्छी तरह आपको याद हो जाएगा। और मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि कनेक्टिविटी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है वो इतना ज़्यादा है कि हर एक चैप्टर जो है नेक्स्ट चैप्टर से कनेक्टेड है। तो ये देखिए, नंबर 2 में हम लोग फेनॉल का जो प्रिपरेशन करते हैं वो देखिए बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड से। तो हम लोग यहाँ पर लिख लें फ्रॉम बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, डायज़ोनियम क्लोराइड, ठीक है। और इसके लिए क्या करते हैं हम, देखिए यही जो है बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड है, इसको हम लोग वाटर में
जस्ट वार्म करते हैं, अधिक हीट नहीं करते हुए जस्ट वार्म करते हैं, और ये क्या बन जाता है, देखिए फेनॉल बन जाता है। और बाकी जो बाई प्रोडक्ट है आप इसको चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेन प्रोडक्ट ही हम लोगों को लिखना होता है। तो ये हो गया। और एक चीज़ और मैं अपने डिस्कशन में आपको बता दूं कि कभी कभी अगर मान लीजिए कि हमारा राइटिंग अगर छोटा थोड़ा हो रहा है तो इस बात पर नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं उस कंटेंट को कई बार बोलता भी हूँ। तो ऐसे हम ट्राई करेंगे कि थोड़ा बड़ा बड़ा लिखें, लेकिन मान लीजिए अगर कहीं कहीं पर थोड़ा छोटा भी हो जाए तो उसके लिए आपको चिंता करने की बात नहीं, क्योंकि हम कई बार उस स्टेटमेंट को, उस कंटेंट को रिपीट कर देते हैं, ठीक है, तो इसीलिए वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। तीसरा जो हमारा है प्रिपरेशन, वो होता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड के साथ। तो देखिए फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब देखिए बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या होता है, यही देखिए ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड है। बेंजीन रिंग पर आप सल्फोनिक ग्रुप दे दीजिए तो ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड हो जाएगा। ऐसे भी सल्फोनेशन जो बेंजीन का होता है बाय कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, उससे हम लोगों का बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है, जो पहले भी आप क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं। तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर बेंजीन सल्फोनिक एसिड ले लेंगे और इसको हम लोग क्या करेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। तो जैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये देखिए फिर से जो है ये क्या बनेगा, देखिए ये सोडियम फिनेट बनेगा, जो यहाँ पर सोडियम फिनेट बना था, ठीक है। और बाकी जो है वो हम लोग जो है बाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड जो है बाहर निकल जाएगा। अगर हम लोग 2 मोल्स NaOH लेकर के काम करें तो ये जो है बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और बाकी जो है फिर इसको हम आइदर एसिडिफिकेशन कर दें या फिर ये हाइड्रोलिसिस कर दें, तो दोनों में से कुछ भी करेंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, फिर से ये फेनॉल मिल जाएगा। इसलिए इसमें कहीं कोई टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, यहाँ पर ये NaOH समझ लीजिए कि हमने 2 मोल्स लिया, 2 बार लिया, और NaHSO3 निकलेगा, ठीक है। तो फाइनली क्या मिलेगा, इसमें सोडियम फिनेट बनेगा, और सोडियम फिनेट के बाद देखिए इसी तरह का आइदर हम लोग एसिडिफिकेशन कर दें या हाइड्रोलिसिस कर दें और फेनॉल मिल जाएगा। चौथा जो आपका रिएक्शन है फेनॉल के लिए, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, और वो हम लोग लेते हैं कॉमर्शियल प्रिपरेशन के लिए। तो कॉमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ, कॉमर्शियल प्रिपरेशन के लिए देखिए फ्रॉम क्यूमिन हम लोग लेते हैं। क्या है ये, क्यूमिन। क्यूमिन जो होता है इनफैक्ट वो होता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्यूमिन क्या होता है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन होता है। देखिए मैं लिखता हूं यहां पर आइसोप्रोपाइल बेंजीन, देखिए ये जो है बेंजीन का रिंग है, इस पर आइसोप्रोपाइल बेंजीन दे दीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन हो गया, ठीक है। अब आइसोप्रोपाइल बेंजीन को कहता है कि ये जो है एरियल ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है,
एरियल ऑक्सीडेशन। और एरियल ऑक्सीडेशन जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये हाइड्रोपेरोक्साइड बनाता है। देखिए हाइड्रोपेरोक्साइड क्या होता है, तो ये क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड जो है इस तरह से इसको आप ले सकते हैं। देखिए ये देखिए यहाँ पर CH3 कर दीजिए, ये भी CH3 कर दीजिए, और ये जो होगा OOH हो जाएगा। देखिए इसको हम लोग हाइड्रोपेरोक्साइड बोलेंगे। और इसके बाद जो है हम लोग हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं, ठीक है। और ये हाइड्रोलाइसिस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, इसको एसिड हाइड्रोलाइसिस कहते हैं हम लोग। और ये जो है फाइनली क्या बन जाएगा, फेनॉल बन जाएगा। ये देखिए ये फेनॉल हो गया, ठीक है। और बाय प्रोडक्ट के रूप में जो है आपका एसीटोन बन जाएगा। देखिए इसको हम लोग एसीटोन, जो पुराना नाम काफ़ी फेमस है प्रोपेनोन का, वो एसीटोन बन जाएगा। तो ये जो है आपका कॉमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल हो गया, दैट इज फ्रॉम क्यूमिन। और क्यूमिन क्या है, ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन होता है, ठीक है। और आइसोप्रोपाइल बेंजीन जो है आप बना सकते हैं जब बेंजीन को प्रोपीन से आप रिएक्शन कराइएगा तो उसमें आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनने की संभावना होगी। और डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर आइसोप्रोपाइल बेंजीन ले लें और फिर इस तरह से जो है पहले उसका ऑक्सीडेशन कर दें, एरियल ऑक्सीडेशन कर दें, या फिर ऑक्सीजन ले लें, ये क्या हो जाएगा, क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड हो जाएगा। और ये जो है हाइड्रोलिसिस के बाद जो है आपका फेनॉल बन जाएगा। तो इस तरह से चार जो आपका प्रिपरेशन है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है फेनॉल के लिए। हो सकता है और भी प्रिपरेशन आप चाहे तो कर सकते हैं, एक आध ठो और ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी आप फेनॉल बना सकते हैं। एक और मेथड जो है हम यहाँ पर मेंशन करते हैं आपके लिए, देखिए वो है आपका नंबर 5 में हम देखते हैं, वो है रिएक्शन ऑफ, देखिए फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लीजिए जो एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, विथ O2 followed by hydrolysis, followed by हाइड्रोलिसिस। तो देखिए क्या हो जाएगा, यही आप जो है देखिए ये आपका हो गया फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हो गया। यहाँ पर जो है आप ऑक्सीडेशन कर दीजिए, है ना, ब्रोमाइड विथ O2, तो ये बन जाएगा आपका ये OMgBr हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हाफ O2 कर दीजिए और ये फिर जो है यहाँ जैसे ही हाइड्रोलिसिस करेंगे H2O, तो ये आपका जो है फेनॉल बन जाएगा, जो कई बार इस तरह का जो है रिएक्शन हम लोगों ने लिया है। यहीं पर दे दीजिए, जिस कॉर्नर पर था वो आपको समझने में अच्छा रहेगा। और प्लस जो है इधर MgBr और ये OH एक बाई प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से 4 प्रिपरेशन हमारे पास में फेनॉल के लिए बहुत ही NCERT
बेस्ट जो है आपका प्रिपरेशन मिला है। एनसीईआरटी में भी ये सीबीएसई सिलेबस के हिसाब से आपका दिया हुआ है। इसके अलावे और भी आपका हो सकता है, लेकिन हम लोग जो है उतना पर अभी जो है लेने की कोशिश न करें। पहले जितना भी बेसिक प्रिपरेशंस है फेनॉल का वो हम लोग ले लें सिलेबस के हिसाब से। उसके बाद फिर आगे देखेंगे हम लोग कि और भी अगर ज़रूरत होगी तो हम लोग लेंगे। और ऐसे भी मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर कुछ मिस भी कर जाए प्रिपरेशन में तो वो कहीं न कहीं किसी रूप में वो ऐसा कनेक्टिविटी होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का कि वो आएगा ही, आगे आ जाएगा। ठीक है, तो कहीं छूटने की बात नहीं होगी। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं इसके प्रॉपर्टीज़ में चलते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं, अब इसको मिटाते हैं, लिखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फेनॉल। तो देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ फेनॉल में हम लोग क्या करते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ फेनॉल में पहले तो यहाँ लिख लें प्रॉपर्टीज ऑफ फेनॉल। अब इसमें क्या है कि आपका दो तरह का प्रॉपर्टी है। पहला तो मैंने बताया हुआ है कि फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग लेते हैं खास करके जब उसमें रीजनिंग बेस्ड कुछ क्वेश्चंस जो है जैसे बॉइलिंग पॉइंट पर हो या सॉल्युबिलिटी पर हो या डाइपोल मोमेंट पर हो, ये सब जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम लोग लेते हैं जनरली। तो ऐसे फेनॉल जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में भी होता है और लिक्विड फॉर्म में भी होता है, लेकिन वो कलरलेस होता है। ठीक है, लेकिन कहता है कि जैसे ही वो एयर के कांटेक्ट में आ जाएगा तो वो क्या हो जाता है, क्विनोन में जो है कन्वर्ट हो जाता है, या क्विनोलिन कहिए उसको, है ना, पैराबेंजोक्विनोन कहते हैं उसको। तो वो हम आपको इसका ऑक्सीडेशन आगे दिखाएंगे भी। तो वो जो है माने पिंक कलर का हो जाता है या पर्पल कहिए। तो इसीलिए हम लोगों को जो है फेनॉल को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है उसका जो माने एयर टाइट कंटेनर जो है होना चाहिए, तो वो हम लोग जो है यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये फेनॉल हो गया। और जहाँ तक इसका सॉल्युबिलिटी है वाटर में वो कम है क्योंकि इसमें जो C6H5 वाला जो पार्ट है वो क्या करता है कि सॉल्युबिलिटी को मिनिमाइज करता है, क्योंकि बड़ा पार्ट जो है वो नॉन पोलर एंड है। तो इसीलिए ऐसे तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनाता है, कुछ सॉल्युबिलिटी है वाटर में, लेकिन जो है वही फिनाइल पार्ट जो है इसका, फिनाइल ग्रुप जो है जो उसका नॉन पोलर पार्ट है, वो इसके सॉल्युबिलिटी में हैम्परिंग क्रिएट करता है वाटर में। तो वो हो गया। तो अब हम लोग देखते हैं इसका केमिकल प्रॉपर्टीज़। खास करके यहाँ पर हम लोग क्या देखें, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फेनॉल देखें। तो उसके लिए नंबर 1 में जो आपका है ये देखिए, कहता है रिएक्शन विथ सोडियम मेटल। सोडियम मेटल, अब सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या इसका मिलेगा, एसिडिक कैरेक्टर मिलेगा। क्या मिलेगा, एसिडिक कैरेक्टर। अब इसके लिए क्या हम लोग करते हैं, देखिए यही फेनॉल है आपका। ठीक है, ये फेनॉल है और इसमें सोडियम मेटल से आप इसको ट्रीट करा दीजिए और इसका जो है एसिडिक कैरेक्टर टेस्ट कर लीजिए। क्या बनेगा, सोडियम फिनेट बनेगा, जो हम लोग कई बार देख चुके हैं इसका जो स्ट्रक्चर है, और प्लस हाफ H2 हो जाएगा। ठीक है, और H2 को हम लोग वही पॉपिंग साउंड से जो है डिटेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से ये एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। तो साथ साथ अगर इसमें हम लोग Na की जगह अगर हम लोग चाहें कि कोई बेस से रिएक्शन करा दें तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इस तरह से भी हो सकता है। देखिए ज़रा, मान लीजिए Na की जगह अगर हम लोग NaOH ले लें तो कोई बात नहीं, इसमें क्या है फिर से वही सोडियम फिनेट बन जाएगा
और सोडियम फेनोक्साइड, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, और प्लस ये क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों ही रिएक्शन फेनॉल का एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। ठीक है, तो ऐसे भी इसको हम लोग अल्कोहल से जो है डिस्टिंग्विश करते हैं। तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि फेनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, जो एक तो इस प्रॉपर्टी से भी हो सकता है, हालांकि यहाँ जो है अल्कोहल भी आपका सोडियम एल्कोक्साइड बनाता है, तो ये तो उतना जो है इफेक्टिव नहीं होगा, लेकिन रेजोनेंस से हम जो है वहाँ पर शो करेंगे। जब इसके हम लोग रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर इस बात को डिस्कस करेंगे कि अल्कोहल जो है वो रेजोनेंस शो नहीं करेगा, लेकिन फेनॉल का जो है वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है, जिसके चलते H आसानी से ये रिलीज कर देता है। ठीक है, तो वो हम आपको आगे चल करके बताएंगे। तो ये एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फेनॉल की बात हुई। दूसरा जो कहता है, ये कहता है रिएक्शन विथ जिंक डस्ट। देखिए जिंक डस्ट, ये भी काफ़ी फेमस रिएक्शन है। तो जिंक डस्ट के साथ ये क्या करता है, ये बेंजीन बनाता है। क्या बनाता है, बेंजीन बनाता है। देखिए जिंक के साथ जो है ये बेंजीन बनाएगा। यहाँ पर -ZnO लिख दीजिए, जिंक ऑक्साइड निकल जाएगा और बाकी ये जो है बेंजीन आपका बन जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा रिएक्शन हुआ। तीसरा जो फेनॉल का रिएक्शन है वो है न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड के साथ इसका रिएक्शन करा सकते हैं आप। न्यूट्रल यहाँ लिख दीजिए, विथ न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड, विथ न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन। इससे क्या होगा कि एक वायलेट कॉम्प्लेक्स मिलता है, जिससे आपका फेनोलिक ग्रुप का कन्फर्मेटरी टेस्ट भी हो सकता है। जैसे देखिए यहाँ पर यही फेनॉल है, ठीक है, और इसको जो है आप न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड, ये बहुत ज़रूरी है, हम इसके बारे में बताएंगे कि किस तरह से न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड हम लोग लेते हैं। तो ये जो है एक कॉम्प्लेक्स टाइप का आपका बनाएगा, जिसको हम लोग देखिए ये जो है आपका Fe, देखिए ये 3 हो जाएगा, है ना। इस तरह से जो है आपका एक बनाएगा, प्लस HCl हो जाएगा। देखिए 3HCl दे दीजिए, यहाँ पर 3 कर दीजिए। तो ये जो है आपका फेरिक फेनॉक्साइड कहिए इसको, है ना। तो ये जो है वायलेट कलर का होगा, है ना। वायलेट कलरेशन यहाँ दे दीजिए, वायलेट कलरेशन जनरली होगा। तो ये जो है आपका फेनोलिक ग्रुप का कन्फर्मेटरी टेस्ट देगा। तो ये जो फेरिक क्लोराइड लेंगे, लेकिन याद रहना चाहिए कि ये फेरिक क्लोराइड ऐसे एसिडिक होता है, इसको न्यूट्रल बनाना पड़ता है बाय द एडिशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड जैसे ही इसमें हम लोग मिलाएंगे तो ये जो है एक प्रेसिपिटेट बनेगा, ठीक है, और उसको हम लोग क्या कर देते हैं, फिल्टर कर लेते हैं, और तब जाकर के वो न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड जो है वो तैयार होता है। तो अगर न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड मान लीजिए बना हुआ ही आ गया तो फिर बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, नहीं तो जनरली फेरिक क्लोराइड जो आता है वो एसिडिक नेचर का होता है, एसिडिक सॉल्ट होता है, क्योंकि ये जो है स्ट्रॉन्ग एसिड HCl और वीक बेस फेरिक हाइड्रोक्साइड से बनता है। तो उसको हम लोगों को क्या करना पड़ता है, न्यूट्रल कर लेना पड़ता है बाय एडिंग अमोनियम हाइड्रोक्साइड।
तो उसके बाद जब न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड होता है तो उसको हम लिटमस पेपर से टेस्ट कर लेते हैं, देखते हैं कि ब्लू और रेड लिटमस पेपर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो चलो भाई वो जो है न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन हो गया। उसका जब इस्तेमाल करेंगे तब ये जो है वायलेट कलरेशन आएगा, ठीक है, फेरिक फेनॉक्साइड का, और फिर पता चलेगा हम लोगों को कि ये फेनॉल है, यानी फेनॉलिक ग्रुप का टेस्ट हो जाएगा। तो ये तीसरा रिएक्शन हो गया। इसके बाद जो हमारा और भी रिएक्शन है वो मैं आपको 2-4 और रिएक्शन देता हूं। रिएक्शन नंबर 4 में जो होगा वो देखिए, वो 4 में जो रिएक्शन है उसको हम लोग बोलते हैं, नेम रिएक्शन में ले चलते हैं आपको, वो होता है रीमर टाइमन रिएक्शन। रीमर टाइमन रिएक्शन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फेनॉल तो हमारा मटेरियल होता ही है, तो यहाँ पर फेनॉल है, लेकिन साथ ही साथ इसमें हम लोग क्लोरोफॉर्म लेते हैं CHCl3, और यहाँ पर हम लोग NaOH ले लेते हैं। NaOH के प्रेजेंस में हम लोग NaOH भी ले लें, और फाइनली जो है आपका एसिडिफिकेशन भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, NaOH अगर आप ले लें तो ऐसे तो ये रिएक्शन जो है 2-3 स्टेप में होता है, लेकिन कुल मिलाकर के ये जो है आपको, ये देखिए क्या बनेगा, ये सैलिसाइलल्डिहाइड बनेगा। कहने का मतलब 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, इसको हम लोग 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बोलेंगे, बेंजल्डिहाइड। इसी का पुराना नाम जो है वो क्या होता है, सैलिसाइलल्डिहाइड होता है, साइलल्डिहाइड, ठीक है। तो ठीक है, इसमें जो है सो आपका 2-3 स्टेप में होता है, लेकिन सारे स्टेप को हम लोग मर्ज करके मेन आपका जो कंपोनेंट है वो है क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हम लोग लेते हैं। बाकी सब इसमें बाई प्रोडक्ट में निकल जाता है, और फिर जो है फाइनली हम लोगों को ये 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड यानी सैलिसाइलल्डिहाइड मिलता है। एक्चुअली ये 1 मार्क क्वेश्चन होता है, नेम रिएक्शन, तो इसीलिए यहाँ पर ये कंपोनेंट को हाईलाइट करना जरूरी है। जो मेन मटेरियल होता है फेनॉल के लिए वो हम लोग लेते हैं, बाकी जो बीच बीच में जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है वो लिखने की कोई खास ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन इसी में कहता है कि अगर आप CHCl3 के बदले में CCl4 का इस्तेमाल कर दें और सारा यही आपका जो है मटेरियल है, तो फाइनल प्रोडक्ट जो बनता है इसमें वो जो है देखिए ये हो जाता है बेंजोइक एसिड, मतलब 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, है ना। और इसको हम लोग जो है सैलिसाइलिक एसिड भी बोलते हैं, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड दे दीजिए, बेंजोइक एसिड, या फिर इसका पुराना नाम जो है क्या होगा, सैलिसाइलिक एसिड, ठीक है। तो पुराना नाम भी काफ़ी फेमस है ये दोनों, इसीलिए ये होना चाहिए। तो ये हो गया आपका रीमर टाइमन रिएक्शन हो गया, ठीक है। जब कभी भी हम लोगों को मैकेनिज्म की बात होगी तो उस पर हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है। बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। ऐसे भी मैंने आपको बोला हुआ है कि जब एक बार हम लोग प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं तो सबसे लास्ट में जो है हम लोग इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन करते हैं उस चैप्टर का। तो इस चैप्टर में भी हम लोग
जो भी इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म होगा उसको करेंगे। ठीक है, तो ये जो है रीमर टाइमन रिएक्शन हो गया। एक हमने ऑक्सीडेशन के बारे में आपको बताया था, एरियल ऑक्सीडेशन। देखिए ये एरियल ऑक्सीडेशन जो होता है फेनॉल का, उससे क्या होता है कि आपका पैराबेंजोक्विनोन बनता है। जैसे देखिए ये आपका जैसे फेनॉल है और ये ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन है, तो ये जो है देखिए इस तरह से कहता है कि ये पैराबेंजोक्विनोन बन जाता है। ठीक है, और दिस इज पैराबेंजोक्विनोन। और ये जो है खास करके पिंक कलर का होता है, जबकि ये क्या है, कलरलेस होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर फेनॉल का कैप खुला हुआ है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो फेनॉल अपना प्रॉपर्टी लूज कर जाता है, एक्चुअली वो क्या बन जाता है, पैराबेंजोक्विनोन बन जाता है। तो ये एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फेनॉल से होता है। ठीक है, तो इतने जो रिएक्शंस हैं, ये सारे रिएक्शंस एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लेकिन लास्ट में जो नंबर 6 हम लिखने वाले हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये 6 नंबर में जो है आपका ये होगा रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोलते हैं। इसमें क्या होगा कि ये जो फेनॉल है, इस फेनॉल का जो OH ग्रुप है, इस OH ग्रुप का हम लोगों को डायरेक्टिंग चेक करना है कि ये किस डायरेक्टिंग नेचर का है। तो आप जानते हैं कि ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो रेजोनेंस के हिसाब से हमने एक बार हेलो एरीन में ये काम किया था, उसी काम का रिपीटेशन मोर और लेस इसमें भी होगा। और आप देखिए कि क्या उसी तरह से हो रहा है या नहीं। यहाँ भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो जाएगा, C और OH के बीच में एक लोन पेयर रह जाएगा, एक प्लस साइन यहाँ पर होगा। और देखिए ये नेगेटिव विथ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा, और ये देखिए यहाँ पर जो पहले से है वही रहेगा। अब ये इस तरह से जो है प्रोपेगेट करेगा, आगे बढ़ेगा, और फिर नेक्स्ट जो है आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलता चला जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं। और ये देखिए ये यहाँ पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ जो है इस पोजीशन पर दिखाई देगा। और फिर यहाँ हम लोग क्या करते हैं कि ये यहाँ आ जाएगा, और ये जो है इस तरह से आगे बढ़ता चला जाए। तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी लिखने के लिए कभी कभी पूछता है कि राइट द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ फेनॉल। तो आपका दोनों काम हो जाएगा, एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी हो गया, और दूसरा जो है आपका कि इसका डायरेक्टिंग नेचर भी आप चेक कर लेंगे कि ये किस डायरेक्टिंग नेचर का है। फिर से जो है देखिए ये अपने पोजीशन पर चला जाएगा, और ये जो है यहाँ पर इस तरह से ये दिखाई देगा, ये OH हो गया। देखिए यहाँ पर आकर के फिर से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दो ठो जो है वो डेवलप कर जाएगा, और ये सबका जो है एक रेजोनेंस हाइब्रिड जो है पिक्चर ये बन जाता है, जो मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो ये जो है आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ फेनॉल हुआ। तो विद दिस रेजोनेंस स्ट्रक्चर इट इज क्लियर दैट ऑर्थो एंड पैरा सेंटर्स ऑफ फेनॉल आर इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर।
तो ये ऑर्थो और पैरा सेंटर्स जो है इसका वो क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर्स है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है, तो वहाँ आसानी से इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, अटैक कर देगा। इसीलिए यहाँ पर OH ग्रुप जो होगा, OH ग्रुप विल बी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। क्या बोलेंगे इसको, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, तो देखिए इसका डायरेक्टिंग नेचर भी चेक हो गया कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर का है। दूसरा इसका रेजोनेंस भी क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसी के बेस पर हम लोगों को क्या क्या चाहिए, देखिए 4 रिएक्शन चाहिए इसमें। पहला होगा हैलोजिनेशन। ठीक है, अब अगर हैलोजिनेशन इसका हम लोग लेते हैं तो चलिए इसमें जो है सबसे पहले हम लोग लेते हैं ब्रोमिनेशन। इसका काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो कहता है कि ये जो ब्रोमिनेशन आपका होगा, देखिए अगर यहाँ पर एक्वस मीडियम हम लोग दे दें ब्रोमिनेशन के लिए, तो कहता है कि बिकॉज OH ग्रुप इज हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप, ये एक्वस मीडियम में ये देखिए क्या है कि जितना भी ऑर्थो और पैरा ये पोजीशन है, ये सब जो है ब्रोमो से ऑक्युपाइड हो जाएगा और ये हो जाएगा 246 ट्राई ब्रोमोफेनॉल होगा। और खास करके ये जो है व्हाइट PPT टाइप का रहेगा। ठीक है, तो जब भी हम लोग फेनॉल का टेस्ट करेंगे यानी फेनॉलिक ग्रुप का, तो एक तो न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड टेस्ट हम लोग कर लेंगे और दूसरा हम लोग चाहेंगे तो ब्रोमीन टेस्ट भी कर सकते हैं, है ना। ब्रोमीन वाटर टेस्ट कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इसको, लेकिन याद रहे कि यहाँ पर Br2 इन प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट, वाटर आप ले सकते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा कि OH का एक्टिवेशन बढ़ जाएगा और ये 246 ट्राइब्रोमोफेनॉल व्हाइट प्रेसिपिटेट में मिल जाएगा। लेकिन कहता है कि अगर इसी रिएक्शन को, सेम रिएक्शन को अगर हम नॉन पोलर मीडियम में करें, मान लीजिए यहाँ हम लोग ब्रोमीन लिख दें और यहाँ पर हम लोग नॉन पोलर सॉल्वेंट दे दें, नॉन पोलर सॉल्वेंट मान लीजिए हम लोग यूज़ करते हैं। ये तो पोलर सॉल्वेंट था, ये अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट दे दें तो कहता है कि यहाँ पर OH का एक्टिवेशन थोड़ा घट जाएगा और जैसे ही घटेगा तो ये ऑर्थो और पैरा जो डायरेक्टिंग नेचर का है उसको ये फॉलो करेगा। तो एक बार ऑर्थो बनेगा, देखिए ऑर्थो ब्रोमोफेनॉल, और एक बार क्या बन जाएगा, पैरा ब्रोमोफेनॉल बनेगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर पैरा पोजीशन में ब्रोमो आ जाएगा, तो ऑर्थो ब्रोमोफेनॉल यानी 2 ब्रोमोफेनॉल, और दूसरा आप क्या ले सकते हैं 4 ब्रोमोफेनॉल। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया, हैलोजिनेशन हो गया। तो अगर ये हैलोजिनेशन आप समझ गए तो फिर आसानी से हम लोग नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन कर देंगे। अब जैसे दूसरा देखिए हम लोग लेते हैं नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशन में क्या होता है, एक तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर होता है जो मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड होता है। तो अगर हम फेनॉल को नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ ट्रीट करें, देखिए ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर हम आपके सामने में ले रहे हैं, कॉन्क H2SO4 प्लस कॉन्क HNO3। ठीक है, तो कहता है कि चूंकि इसका एक्टिवेशन तो ज़्यादा है ही और साथ ही साथ ये क्या है,
स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये दोनों ही क्या करता है, ये देखिए यहाँ पर जिस तरह से ब्रोमीन के केस में अभी हुआ था कि ये OH हो गया और ये NO2 जो आप देख रहे हैं जो नाइट्रोनियम के फॉर्म में दिख रहा है यहाँ पर, मतलब इलेक्ट्रोफाइल होता है नाइट्रोनियम आयन, तो ये जो है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल बनेगा और इसी को हम लोग पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिक्रिक एसिड। देखिए पिक्रिक एसिड नाम है, लेकिन यहां पर जो है कोई एसिडिक ग्रुप टाइप का नहीं लग रहा, तो ये थोड़ा सा जो है बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन होता है। और एक बार तो ये किसी IIT में भी पूछा हुआ था इस तरह का थोड़ा क्वेश्चन कि भाई 4 दे दिया और बोला कि इसमें कौन पिक्रिक एसिड है, मतलब कौन एसिड नहीं है, इस तरह से पूछ दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए ये तो पिक्रिक एसिड है। ठीक है, तो इसमें पुराना नाम भी जो है जानना इतना ही जरूरी होता है, नहीं तो फिर क्या होगा, कभी भी आपको जो है वो प्रॉब्लम में इस तरह का सिंपल क्वेश्चन भी डाल सकता है। ऐसे तो क्वेश्चन आसान है लेकिन कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। ठीक है, कि यहाँ पर कोई एसिडिक पार्ट नहीं होते हुए भी इसका नाम जो है पिक्रिक एसिड है। ठीक है, तो ये देखिए, लेकिन कहता है कि जब आपको ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव की ज़रूरत हो तो इसका क्या करेंगे हम लोग, एक्टिवेशन थोड़ा सा कम कर देंगे। तो कहता है कि ये नहीं लेकर के सिंपली आप जो है डाइल्यूट HNO3 ले लीजिए। ठीक है, और जैसे डाइल्यूट HNO3 ले लेंगे तो क्या होगा, कहता है कि ये एक ऑर्थो पोजीशन पर आ जाएगा और एक पैरा पोजीशन पर आ जाएगा। जो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर का है उसको ये फुलफिल करेगा। देखिए ये जो है आ जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा यही सोचने की बात है कि अगर हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल दे देगा जो पिक्रिक एसिड के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर हम उसका एक्टिवेशन कम कर दें, कहने का मतलब सिंपली अगर हम लोग डाइल्यूट HNO3 ले तो फिर हम लोगों को क्या मिलेगा, ऑर्थो एंड पैरा डेरिवेटिव नाइट्रो डेरिवेटिव ऑफ ये फेनॉल मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये नाइट्रेशन हुआ। लेकिन हमारे पास में जो बाकी दो है, सल्फोनेशन, उसमें और फिडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन में कहीं कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो सल्फोनेशन में क्या हो जाएगा, आप जानते हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इसका मटेरियल होता है। तो यहाँ पर जो है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ले लीजिए और जैसे ही आप कॉन्क H2SO4 लेंगे तो क्या बन जाएगा, सल्फोनिक ग्रुप डेवलप करता है जो आप पहले से जानते हैं। तो यहाँ सल्फोनिक ग्रुप जो है यहाँ दे दी, ये SO3H हो जाएगा। तो इसका लेकिन नेम क्या हो जाएगा, IUPAC नेम में चेंज आ जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि सल्फोनिक ग्रुप जो होता है वो OH ग्रुप से थोड़ा सीनियर है, तो इसीलिए यही पोजीशन नंबर 1 हो जाएगा, ये पोजीशन नंबर 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और सॉरी, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ 4 पोजीशन पर आपको लगाना होगा। 2 पोजीशन पर तो हो गया, ये जो है आपको 4 पोजीशन पर माने 1,4 पोजीशन में रखना होगा। तो ये हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो अगर आप चाहते हैं तो इसको जरूर लिख लीजिएगा, इसका नेमिंग कर लीजिएगा, क्योंकि ये सीनियरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप के बेस पर इसका नेमिंग हो जाएगा।
तो ये हो गया 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड और ये हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये सल्फोनेशन हुआ। और चौथा जो है वो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन है। तो इसके लिए जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका आसान है। देखिए यही हो जाएगा आपका, ये फेनॉल है और पहले एल्काइलेशन का जो है आप मटेरियल दे दीजिए। देखिए यही एल्काइलेशन का मटेरियल है, एनहाइड्रस AlCl3 यहाँ ले लीजिए। देखिए ठीक है, फेनॉल ले लिए, क्लोरोमीथेन ले लिए या मिथाइल क्लोराइड ले लिया और एनहाइड्रस AlCl3 ले लिए। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा, एक ऑर्थो पर होगा और दूसरा जो है पैरा पर होगा। तो देखिए CH3 एक ऑर्थो पर हो जाएगा और दूसरा जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें CH3 जो है वो पैरा पोजीशन पर हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 2 मिथाइल फेनॉल और ये 4 मिथाइल फेनॉल हो जाएगा। लेकिन वही अगर हम लोग एसाइलेशन ले लेंगे, है ना, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, तो यहाँ पर CH3 Cl के बदले में क्या ले लेंगे हम लोग, CH3COCl ले लेंगे, जिसको हम लोग इथेनॉइल क्लोराइड बोलेंगे या नहीं तो आप एसिटाइल क्लोराइड बोल सकते हैं। ठीक है, और एनहाइड्रस AlCl3 लेकर के केवल ये जो कंपोनेंट है वो चेंज हो जाएगा, वहाँ हो जाएगा COCH3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ भी COCH3 हो जाएगा। किस केस के लिए, एसाइलेशन के लिए। तो एसाइलेशन ऑलरेडी जो है आपको हमने हेलोएरिन में बतलाया ही है, तो वही मटेरियल ले लेंगे। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा जगह के लिए ये है तो मैं यहाँ इसको एडजस्ट कर देता हूँ एसाइलेशन का, जो मैंने बोला है अभी अभी। तो चलिए यहाँ हम कर देते हैं, इस पार्ट को थोड़ा सा इधर हम लोग यहाँ ले लें। तो देखिए एसाइलेशन के लिए हम लोग CH3 COCl लेते हुए यहाँ पर हम लोग एनहाइड्रस AlCl3 तो ले ही लेंगे और इधर क्या बन जाएगा, देखिए एसाइल ग्रुप डेवलप करता है तो एक हो जाएगा COCH3 और दूसरा जो है ये जैसे देखिए 1,2 पोजीशन में, अब हो जाएगा 1,4 पोजीशन में। तो यहाँ भी आपका COCH3 जो है, जिसको हम लोग जानते हैं एसीटोफेनोन बोलते हैं, तो ये हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी एसीटोफेनोन और ये हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी एसीटोफेनोन। लिखिए, इसको हम लिख देते हैं 2 हाइड्रोक्सी एसीटोफेनोन, एसीटोफेनोन। और ये क्या हो जाएगा, ये वही 4 हाइड्रोक्सी एसीटोफेनोन हो जाएगा, 4 हाइड्रोक्सी एसीटोफेनोन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फेनॉल का कंप्लीट हो जाता है। और जो प्रॉपर्टीज वगैरह सब है, अगर मान लीजिए कुछ एनसीईआरटी के हिसाब से तो करीब करीब पूरा हो गया, लेकिन इसके बावजूद भी अगर कुछ बच जाता है तो वो हम लोग क्वेश्चन के जरिए, जब एनसीईआरटी क्वेश्चन करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आएगा। और फिर आपको कहा हुआ है कि जो कुछ भी आपको ज़्यादा चाहिए आप जो है कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए और केमिस्ट्री माय ड्रीम को सब्सक्राइब करते हुए आप भी कीजिए, आपके दोस्त भी करें और आप अपने जो भी आपके वेल विशर्स हों वो इससे काफ़ी हेल्प ले सकते हैं। तब तो मुझे मैंने जो ड्रीम देखा है आप लोगों के लिए वो भी तो कम से कम पूरा होगा कि भाई हमारा जो एफर्ट है वो आपके लिए बिल्कुल पॉजिटिव होगा। और आप भी, मुझे उम्मीद है कि काफ़ी जो है आप हेल्पफुल रहेंगे इसके लिए, है ना, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा।
और बूस्ट मिलेगा। खास करके ऑर्गेनिक जो है जानते ही है कि कितना क्रूशियल पार्ट होता है केमिस्ट्री का। तो मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर ही इससे बेनिफिट लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।